हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट और थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसको जानने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्नोट थ्योरम क्या होती है। तो उसकी दो स्टेटमेंट थी। पहली स्टेटमेंट ये थी आपके पास, एफिशिएंसी ऑफ द ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर आर मोर देन ऑल अदर हीट इंजन विच आर ऑपरेटिंग इन द सेम टेम्परेचर रेंज। और दूसरी स्टेटमेंट उसकी क्या थी आपके पास कि ऑल द रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टू टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक हैव द सेम एफिशिएंसी। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल हमने बताया है थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, यही आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के बेस है, दैट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। That's why it is also known as universal scale of temperature। तो स्टूडेंट, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि इस स्केल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ये आर्टिकल एग्ज़ाम में लिखना तो बहुत इजी है, केवल और केवल ये मैथमेटिकल है। हमें ये जानना है कि ये केल्विन स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो इसके बारे में हमें समझने की चीज़ ज़्यादा है, पेपर में लिखने का काम तो आपको नज़र आ रहा होगा, केवल मैथमेटिकल पोर्शन ही आपको नज़र आएगा। देखिएगा स्टूडेंट, जो थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर है इसको केल्विन स्केल भी बोलते हैं। ये केल्विन ने इसको एक्सप्लेन किया था बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ द कार्नोट साइकिल। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज केल्विन स्केल। अब आपके पास जो पहले थर्मोमीटर, जो दूसरे थर्मोमीटर हैं जिनकी हम कुछ लिमिटेशन की बात करेंगे, मरकरी थर्मोमीटर, गैस स्केल थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अगर आप इन थर्मोमीटर की बात करोगे तो ये जो थर्मोमीटर हैं ये आपके पास जो मटेरियल आप उसके अंदर यूज़ करते हो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मरकरी थर्मोमीटर, गैस स्केल थर्मोमीटर, प्लेटिनम थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, they are based on the property of working substance, nature of working substance, property of the material जो उसके अंदर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि मरकरी जो थर्मोमीटर होता है उसके अंदर मरकरी डली हुई होती है। जो जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मरकरी का वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, टेम्परेचर कम होगा तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो उसी से हम टेम्परेचर डिफरेंस मेज़र करते हैं। तो हमने कहा कि जो मरकरी का थर्मोमीटर है वो उसके अंदर जो मरकरी फ्लूइड हम उसके अंदर डालते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। गैस थर्मोमीटर होता है उसके अंदर गैस वर्किंग सब्सटेंस होता है तो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की हम बात करते हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो प्लेटिनम है उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है और उसके हिसाब से हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। इट मीन्स हमने कहा कि उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है टेम्परेचर मेजरमेंट होना। लेकिन लॉर्ड केल्विन ने एक ऐसी स्केल दी जिसके अंदर नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे वो डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ आपके पास गिवन टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर, दैट इज़ T1, T2, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट टेकन बाय द सिस्टम, अब्जॉर्ब, रिलीज, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। इसको आगे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मरकरी का थर्मोमीटर होता है आपके पास, परफेक्ट गैस स्केल थर्मोमीटर होता है और प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है। ये थर्मोमीटर एक लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही मेजर कर सकते हैं। दे आर नॉट यूजफुल फॉर ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हो जो मरकरी थर्मोमीटर है, मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज़ -36 डिग्री सेल्सियस और उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 360 डिग्री सेल्सियस। ये इसी रेंज में ही काम कर सकता है। इसी तरह आपके पास गैस और इसी तरह आपके पास प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं। मीन्स दे आर यूजफुल इन ए लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर नॉट यूजफुल एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर। फिर ये देखा गया
कि अलग अलग टेम्परेचर पे जब इनसे टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है तो वो जो टेम्परेचर मेजरमेंट किया है वो इन स्केल से सेम नहीं आता। सेम क्यों नहीं आया? हमने कहा इनके अंदर जो टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहे थे हम, वो किस पे डिपेंड कर रहा था? उनके अंदर फ्लूइड जो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं। प्रॉपर्टी चेंज होती है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में भी वेरिएशन आता है। समझ में आया? अब देखिएगा, लॉर्ड केल्विन ने जो थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर दी थी, ये कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। अगर उस पे डिपेंड करता है तो कार्नोट साइकिल के अंदर जब आप डेरिवेशन करोगे, जैसे 11th क्लास में किया है, MDU में भी ये पूछा हुआ आर्टिकल, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन यूजिंग द कार्नोट साइकिल। आप 11th के हिसाब से कर सकते हो, ये आगे मैं इस आर्टिकल को आपको करवाऊंगा। तो उसमें आपने देखा है कि जो एफिशिएंसी है जो रिवर्सिबल हीट इंजन की, वो आपके पास डिपेंड करती है 1 - T2/T1। कहने का मतलब, और इससे ये आपके पास सिंक का और ये आपके पास सोर्स का टेम्परेचर है। इसका मतलब उसने कहा था एफिशिएंसी वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, हीट इंजन की एफिशिएंसी है वो आपके पास गिवन टेम्परेचर ऑफ सोर्स और सिंक पे ही डिपेंड करेगी। ये चीज़ आपने वहाँ पे पढ़ा था। फिर क्या हुआ, इस स्केल की खासियत क्या है वो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। इसके अंदर जो फॉर्मूला निकल के आता है, ये आपके पास इस तरह का फॉर्मूला निकल के आएगा, Q2/Q1 हीट अब्जॉर्ब और रिलीज इक्वल टू T2/T1। ठीक है जी, ऐसा फॉर्मूला निकल के आएगा। ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर फिक्स कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द वाटर, दैट इज़ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है आपके पास 273.16 केल्विन। ठीक है, और इस टेम्परेचर को हमें निकालना है, इसको T2 की जगह हम T मान लेते हैं, तो T एक साइड रह जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा 273.16 केल्विन और Q2/Q1। इसका मतलब कोई भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए उस हीट इंजन में कितनी हीट उसको दी है, कितनी उसने रिजेक्ट की है, अगर उनका हमें हीट ट्रांसफ़र का केयरफुली हमें पता चल जाता है तो हम कोई भी टेम्परेचर निकाल सकते हैं। दूसरा, जो आपके पास मर्करी स्केल थी, वो आपके पास फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्करी पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, आप वाटर की बात करते हो, आप कहते हो कि ये आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बर्फ़ बन गई है, यहाँ लिक्विड भी आप बोल सकते हो। आप कहोगे कि जी 100 डिग्री सेल्सियस, आप कहोगे ये बॉइलिंग पॉइंट है, पानी बॉयल करने लग जाता है। तो इस पॉइंट ए पॉइंट पे आप चेक करोगे तो आप बोल सकते हो यहाँ पे सॉलिड स्टेट है वाटर की, इधर थोड़ा सा बात करोगे तो लिक्विड। तो आप कह सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो आपके पास सॉलिड स्टेट में भी होता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है। लेकिन वेपर की बात नहीं करोगे आप, यहाँ पे वेपर तो है ही नहीं। वेपर तो कब होगी? बॉइलिंग के बाद। 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके आप कहोगे यहाँ पे लिक्विड भी है और वेपर भी बोलोगे, पानी उबलने लग जाएगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हों। तो हमने इसके केस में हमने कहा वो वाले थर्मोमीटर हैं वो इसी तरह फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपके केस में आप ये बोल सकते हो कि इसके केस में ऐसा कोई भी सिंगल पॉइंट नहीं है जहाँ पे वाटर की आपके पास सभी स्टेट एग्जिस्ट करती हों। इसका मतलब फिर उन्होंने क्या किया, लॉर्ड केल्विन ने क्या किया कि उन्होंने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात की। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन लगाते हैं और उस पॉइंट पे आपके पास सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी स्टेट चेंज नहीं है, हम कहेंगे उस पॉइंट पे तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं।
तो प्रॉपर्टी भी सेम होंगी आपके पास। ऐसा तो है नहीं कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वहाँ पे चेंज नहीं हो रही, वहाँ तीनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर आपने ये कंडीशन इस तरह की लगा दी बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहाँ प्रॉपर्टी चेंज होते हैं। सभी प्रॉपर्टी एक पॉइंट पे नहीं पाएंगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे आप बोल सकते हो कि सॉलिड स्टेट है, आइस बन गई है, या लिक्विड है, ऐसा बोल सकते हो क्योंकि ये बाउंड्री है आपके पास। यहाँ पे आप बोल सकते हो वेपर है, गैस फॉर्म है, और यहाँ पे आपके पास लिक्विड है, लेकिन यहाँ सॉलिड फॉर्म नहीं है आपके पास। तो इसको यूज़ करते हुए उसने ट्रिपल पॉइंट की कंडीशन को लेते हुए एक थ्योरेटिकल स्केल दी थी आपके पास, और वो आपके पास जैसे मैंने बताया था वहाँ पे एक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की रेंज उसको फिक्स कर लिया जाता है, जैसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। T2 एक साइड बढ़ जाता है, तो आपके पास ये T जो निकालना है, T2 को हमने T नाम दे दिया था, तो ये 273 1.6 केल्विन, और ये आपके पास क्या था Q2/Q1 इस तरह आ जाता है। अगर आपको हीट ट्रांसफ़र पता चल जाए तो वो कहता है आराम से आप लोग कोई भी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। वो फ्लूइड के नेचर पे डिपेंड नहीं कर सकता। जो मशीन इंजन के अंदर डला हुआ क्या, इंजन काम कैसे कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। अब इस चीज़ को देखिएगा जी, एक चीज़ मैंने और बोली थी आपको, जो कार्नोट थ्योरम है वो कहती है कितने भी हीट इंजन है आपके पास, अगर वो 2 टेम्परेचर रेंज में काम कर रहे हैं तो उनकी सभी की एफिशिएंसी सेम होगी। दिस इज़ द स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द कार्नोट थ्योरम। इसको देखने की कोशिश कीजिएगा ज़रा। अगर मैंने एक हायर टेम्परेचर T1, एक मैंने T2 या T3 जो ले लिया, इसके बीच में मैंने कितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन लगा दिए, वो कैसे भी काम कर रहे हैं, उनके अंदर कोई भी फ्लूइड डला हुआ है, उससे कोई भी मतलब नहीं होता, उन सब की एफिशिएंसी सेम आएगी। कहने का मतलब इसके अंदर पेट्रोल डाल दिया आपने, इसकी एफिशिएंसी चेक करी, फिर आपने इसके अंदर डीजल डाल दिया, फिर इसकी एफिशिएंसी निकाली, तो वो एफिशिएंसी पेट्रोल और डीजल जो फ्लूइड आपने डाला है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर T1 एंड T3 या T2 जो आपके पास टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड करता है। तो ये आपके पास उसकी सेकंड स्टेटमेंट थी। अब हम हमारे आर्टिकल पे आते हैं कि ये लॉर्ड केल्विन ने एक स्केल दी थी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस या डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन द इंजन, यूज्ड इन द थर्मोमीटर। तो ये उस पर डिपेंड नहीं कर सकता, डिपेंड नहीं करेगा, तो इसी स्केल को उसने नाम दे दिया स्केल ऑफ टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब इस चीज़ को देखिएगा, हमने इसके बारे में क्या लिखा है, ए टेम्परेचर स्केल विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, मरकरी के थर्मोमीटर में मरकरी डली हुई थी तो उस पर डिपेंड कर रहा था, उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा था, उसी से मेजर हो रहा था। लेकिन ये स्केल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगी। एंड यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसका प्रिंसिपल हमने कहा किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द कार्नोट साइकिल। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल में जो हम निकालते हैं उस पे ये डिपेंड करता है। अब उसकी एफिशिएंसी आपने पढ़ा हुआ है, उसकी एफिशिएंसी आप यही तो लिखते हो 1 - T2/T1, ये एफिशिएंसी थी आपके पास, यही एफिशिएंसी थी। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी रिलेट कर लेते हो Q2/Q1। जब हमने हीट इंजन की एफिशिएंसी निकाली थी किसी लेक्चर में तो वहाँ पे मैंने ये दोनों फॉर्मूले लिखे थे। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है दिस इज़ अप्लीकेबल फॉर ओनली एंड ओनली रिवर्सिबल हीट इंजन, and this formula in form of heat absorption, heat rejection in heat engine is applicable to both reversible as well as irreversible heat engine। तो ये ध्यान रखना है, ये केवल रिवर्सिबल में लगेगा लेकिन ये दोनों में काम कर जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इस स्केल को समझने के लिए आपको देखिएगा हमने क्या किया है, ये डायग्राम समझना है, ये मैथमेटिकल कुछ है ही नहीं इसके केस में, इसको हम 2 लेक्चर में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये आपके पास एक हॉट रिजर्वायर टेम्परेचर T1, इसके कंपैरिजन में लो टेम्परेचर रिजर्वायर T2 और इससे कम टेम्परेचर का एक रिजर्वायर और हमने लगा दिया T3। अगर 2 होते तो सोर्स और सिंक भी बोल सकते थे हम यहाँ पे कहेंगे कि ये सोर्स इस इंजन के लिए सोर्स सिंक का काम करेंगे, इस इंजन के लिए ये वाला सोर्स बन जाएगा और ये सिंक रहेगा दोनों के केस में।
ठीक है। अब देखिएगा इसके केस में हम क्या करना चाहेंगे। वी हैव कंसीडर 3 रिवर्सिबल हीट इंजन नेमली 1, 2 एंड 3। एक चीज़ पहले ही बता रहा हूँ, चाहे मैं हीट इंजन बोलो, यहाँ पे जितने ये इंजन 1, 2 और 3 जो नज़र आ रहा है, दे आर द रिवर्सिबल हीट इंजन। वी हैव कंसीडर 3 रिवर्सिबल हीट इंजन 1, 2 and 3. Now we can say that reversible heat engine 1 absorb a amount of heat Q1 from the source T1 and reject a amount of Q2 to the sink at temperature T2. एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। इस पिक्चर में T1 ग्रेटर दैन T2 ग्रेटर दैन T3, ये हमेशा ही रहेगा इस पिक्चर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस इंजन ने आपके पास Q1 हीट ली टेम्परेचर T1 से, Q2 हीट रिजेक्ट करी उसने टेम्परेचर T2 से, तो इसकी एफिशिएंसी आपके पास क्या होगी, 1 माइनस Q2/Q1। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, यही फॉर्मूला है, 1 माइनस T2/T1 या 1 माइनस Q2/Q1। आपके पास हमने कहा था रिवर्सिबल के लिए हो और इरिवर्सिबल के लिए हो, ये फॉर्मूला तो चलेगा ही चलेगा आपके पास। अब देखिएगा, सबसे पहले हीट इंजन की एफिशिएंसी मैंने निकाली 1 माइनस Q2/Q1 इक्वल टू, आपके पास ये किसका फंक्शन है, ये किस पे डिपेंड करती है, हमने अभी पढ़ाया था कार्नोट थ्योरम की जो सेकंड स्टेटमेंट थी, वो कहता है केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। तो हमने ये आपके पास इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर का फंक्शन होगा, ये जो आपके पास सिंक सोर्स और सिंक का फंक्शन हो गया आपके पास। तो हमने कहा हीट इंजन 1 की एफिशिएंसी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T1 एंड T2। ये इक्वेशन हमने बना दी। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, Q2/Q1, इसको इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा आपके पास, ये कांस्टेंट है, ये T1 T2 का फंक्शन है। मैं इसको थोड़ा सा भाई आसानी से सोल्व हो जाए तो इसको रिवर्स फॉर्म में मैंने लिखा, तो ये वाला भी एक कंप्लीट फंक्शन है, ये किस पे डिपेंड करेगा, T1 T2 पे। तो इस कंप्लीट फंक्शन को मैंने एक नाम दे दिया, कैपिटल F इज ए फंक्शन ऑफ T1 एंड T2। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे सुनिएगा, ये F जितने आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे वो T1 T2 T2 T3 T1 T3, दे आर यूनिवर्सल फंक्शन। क्या समझा इसका मतलब, यूनिवर्सल फंक्शन का मतलब है वो सोर्स और सिंक, हॉट और कोल्ड रिजर्वायर पे ही डिपेंड करेंगे दुनिया में। हाँ, ये चेंज हो सकते हैं लेकिन इस फंक्शन का नेचर चेंज नहीं हो सकता, वो नेचर तो डिपेंड करेगा सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ यूनिवर्सल फंक्शन। आपके पास वैल्यू इसकी चेंज हो सकती है, इसका नेचर चेंज नहीं हो सकता। ये हो गया। अब आपके पास हीट नंबर 1 की एफिशिएंसी निकल गई। इसी तरह सिमिलरली हम 2 की निकाल सकते हैं। 2 हीट इंजन 2 के लिए ये किसका काम करेगा, अब सोर्स, ऊपर वाला सोर्स का काम करता है, उस इससे हीट Q2 लेता है, Q3 रिजेक्ट करता है। इसके केस में W1 वर्क परफॉर्म किया था, इसके केस में W2 वर्क परफॉर्म हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को देखते हुए हम लिख सकते हैं इसी इंजन के लिए आपके पास Q2/Q3 इक्वल टू F फंक्शन किसका है, T2 और T3 का, लिख दिया। वही यहाँ हमने अरेंज करके एक को अरेंज कर लिया, दूसरा हमारे पास ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया आपके पास। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम आप इसकी तरफ देखोगे ना तो इसने हीट Q2 ली थी और इसने Q2 ही हीट दे दी, तो इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बता तो मैं बचा इसके पास। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने। देखो ये डॉटेड लाइन मैंने दिखाई है, तो मैंने हीट इंजन 1 और 2 को कंबाइन कर दिया और उसका इक्विवेलेंट हीट इंजन, इक्विवेलेंट रिवर्सिबल हीट इंजन बना दिया मैंने 3। तो मैं ऐसे एरो लगा दिया, ऐसे एरो लगाने का मतलब है कि इस पिक्चर की इक्विवेलेंट पिक्चर ये बन गई है। बीच वाले को तो हमने भूल गए इसमें। अब हम इस पिक्चर को ऐसे देखेंगे कि ये एक हीट इंजन है जो Q1 अमाउंट हीट ले रहा है, Q3 रिजेक्ट कर रहा है T3 पे, और W1 W2 इसका कंबाइंड वर्क डन हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये इक्विवेलेंट हीट इंजन Q1 हीट ले रहा है, Q3 रिजेक्ट कर रहा है, वर्क परफॉर्म कितना कर रहा है, W1 प्लस W2, इतना आपने देखा। तो
तो ये एफिशिएंसी हमने, इसकी एफिशिएंसी भी ऐसे ही आएगी जैसे यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी थी हीट अब्जॉर्ब हीट इजेक्ट, तो यहाँ पे भी हीट अब्जॉर्ब थर्ड के केस में Q1/Q3 विल बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ T1 एंड T3। तो ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पे आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, आपके पास इक्वेशन 1 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, इधर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। अब ये Q1/Q3 इक्वल टू दिस फंक्शन T1 T2 का और ये T2 T3 का था। तो ये आपको किसी इक्वेशन में नज़र आएगा Q1 Q3 कहाँ है, Q1 Q3। तो 3 वाली इक्वेशन को मैंने 4 वाली इक्वेशन में लिखा और ये एक फंक्शन बना दिया F इक्वल टू T1 T3 इक्वल टू दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 5 डज नॉट कंटेन T2, नहीं है ना, नहीं है। LHS ऑफ इक्वेशन 5 डज नॉट कंटेन T2, so RHS of equation 5 should be free from T2। तो इससे यहाँ पे हटना चाहिए, तो हमें इसको किसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा ताकि हम कहते हैं इधर T1 T3 का फंक्शन है तो इधर भी किसका होना चाहिए, T1 और T3 का फंक्शन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मेन आपको ये समझ में आना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है। जो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर थे, मरकरी था, परफेक्ट गैस स्केल था, प्लेटिनम रेजिस्टेंस था, उनकी क्या लिमिटेशन थी और इसकी क्या एडवांटेज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे काम करेगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम आगे इस पे काम करेंगे। तो मैथमेटिकल पेपर के हिसाब से मैथमेटिकल है, लेकिन आपको समझ में ये आना चाहिए ये थ्योरेटिकल स्केल किस लिए दी थी, इसकी क्या एडवांटेज थी आपके पास। इसको वर्क स्केल भी बोलते हैं, जो हम इससे वीडियो नंबर जो हमारी 12 होगी उसके अंदर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। 11th वीडियो में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा, सोचिएगा जो मैंने बोला है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। दिस इज़ ए वेरी सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो फॉर द सेम आर्टिकल। थैंक यू सो मच।